Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will explain why soil fertility is poor in arid and semi-arid region. It is common feature that nutrient availability is poor, organic matter content is poor, and overall soil fertility is very poor in arid and semi-arid areas, particularly in those area. So what are the reasons कि ऐसे क्या कारण है कि एरिड और सेमी एरिड रीजन में सॉइल फर्टिलिटी पुअर है। वैसे तो सॉइल फर्टिलिटी किसी भी रीजन की पुअर हो सकती है, देयर में भी मैनी रीजन्स, लेकिन जो बहुत बेसिक रीजन्स हैं कि जो एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट वाला जो रीजन है, जो क्षेत्र हैं जिनको हम कहते हैं, वो उनमें सॉइल फर्टिलिटी इज़ वेरी पुअर। तो इसको आज हम समझेंगे व्हाई देयर इज सो दैट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लो। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड एरिड एंड सेमी एरिड एरिया कि ये एरिड और सेमी एरिड एरिया क्या होते हैं। अगर हम इसको ब्रीफ में बात करें तो एरिड और सेमी एरिड का जो कैटेगराइजेशन है वो वहाँ का व्हाट इज़ दी प्रेसिपिटेशन एंड व्हाट इज़ पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन, इसके बेस पे कैटेगराइजेशन किया गया है। एंड इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन। मीन्स उस एरिया में जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन का मतलब यहाँ वैसे तो प्रेसिपिटेशन में सब कुछ होता है, रेनफॉल प्लस हेल प्लस स्नोफॉल, जो भी मिले वो प्रेसिपिटेशन है, लेकिन इन रीजन में जो है हम वी कंसीडर प्रेसिपिटेशन मेनली एज रेनफॉल। तो जो रेनफॉल है, जो भी अमाउंट है, वो पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन से कम रहती है। अब पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन क्या है? तो देखिए जो ईटी है, एवापोट्रांसपिरेशन, वाटर रिमूवल और वाटर लॉस फ्रॉम सॉइल एंड प्लांट कंबाइंडली नोन एज एवापोट्रांसपिरेशन। और पोटेंशियल मीन्स कितनी पावर है, कितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल का सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं कि उसके अंदर किसी भी काम करने की जो पावर है उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना उस एरिया से मॉइस्चर लॉस हो सकता है थ्रू ईटी, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन। हालांकि इसको निकालने का तरीका अलग होता है यहाँ, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। वाटर लॉस थ्रू ईटी इज पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन। और ये पीईटी किस पर डिपेंड करेगा? डेफिनेटली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो पोटेंशियल ईटी ज़्यादा होगी। एंड प्रेसिपिटेशन रेनफॉल डिपेंड्स ऑन मानसून कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देर आर टू इंपॉर्टेंट फीचर्स इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन: precipitation, that is rainfall, and potential ET. And in this region potential ET is more than precipitation. मीन्स जितना रेनफॉल आ रहा है उससे ज़्यादा जो है ET में लॉस हो जा रहा है। तो इसका मतलब जो सॉइल का जो मॉइस्चर बैलेंस है वो नेगेटिव है, सॉइल में मॉइस्चर रहेगा ही नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन मेजर कांस्टेंट इज लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो मान लीजिए सॉइल है एंड सॉइल formation is there and the soil is made from weathering, physical weathering, chemical weathering, biological weathering. Ultimately soil is formed from rocks. तो rocks की weathering होती है। rocks are made up of minerals. then क्या होंगे? minerals release होते हैं, salts हैं, nutrients हैं। and general phenomena is there when there is a rainfall, and because of this rainfall leaching is there. okay, so a balance is maintained, excess salts are leached down and pH is maintained. If rainfall is sufficient, adequate, then excess salts are leached down due to leaching, and pH is maintained near about neutral. If there is a excess leaching, so there is more leaching of calcium and magnesium, then this pH become acidic. But this phenomena, excess leaching, occur in high rainfall area. In normal rainfall area, leaching is normal, so a balance is maintained. But if rainfall is low and leaching is not sufficient, then it means salt will remain in the soil profile, in root zone. So this is the major characteristic in arid and semi-arid region. There is poor leaching, that's why salt, particularly base forming cations, calcium, magnesium, potassium, sodium, remain in soil, and pH is more than 7. So pH become alkaline. So this is the major constant factor which reduces soil fertility. So इसी कारण से क्या होता है, soil fertility बहुत पुअर हो जाती है। तो यहाँ जो एरिड और सेमी एरिड रीजन में लो रेनफॉल की वजह से लीचिंग कम होगी। जब लीचिंग कम होगी तो कैल्शियम मैग्नीशियम का प्रपोर्शन ज़्यादा रहेगा
और उससे एल्कनिटी होगी, क्योंकि ये बेस फॉर्मिंग कैटायन है। कौन कौन से हैं? 4 हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम। एंड दिस इज द मेजर फैक्टर। अब यहां क्या है, देखिए, जो साल्ट अगर लीच भी हो गए, मान लीजिए थोड़े बहुत लीच भी हो गए, एंड ईटी इज हाई, तो ये कैपिलरी एक्शन से क्या होते हैं, फिर से दोबारा साल्ट किस में आते हैं? रूट जोन में आते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अगर रेनफॉल से थोड़ा बहुत साल्ट लीच भी होता है, नीचे भी जाता है, फिर ईटी बहुत ज्यादा है, एवापोरेशन बहुत ज्यादा है, तो ये कैपिलरी मूवमेंट से फिर से किस में आते हैं? रूट जोन में आते हैं, और पीएच रिमेन्स हाई। तो ये रीजन, यही हम कह सकते हैं कि एरिड एंड सेमी एरिड सॉइल्स are alkaline in reaction. pH is more than 7. Now, another part is soil fertility. How this pH affects soil fertility? pH affects several process. बहुत सारे process को affect करती है, लेकिन जो pH जो affect कर रही है soil fertility को, उसमें देखिए जो पहला major factor है, that is nutrient solubility. It affects nutrient solubility. Second is microbial activity. And this microbial activity affect the mineralization process through which nutrients are released. So mineralization is affected. Okay, so this is the influence of soil pH on nutrient available form through its solubility, microbial activity कि फंगस की, बैक्टीरिया की क्या ग्रोथ हो रही है, और मिनरलाइजेशन जो डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो ये एक मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया कि एरिड और सेमी एरिड रीजन में प्रॉब्लम क्या है। पीएच ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, क्योंकि लीचिंग नहीं हो पा रही है, साल्ट्स एक्युमुलेट रहते हैं। अब ये साल्ट एक्युमुलेट रहते हैं, पीएच 7 ज्यादा है, तो ये पीएच, एल्कलाइन पीएच, इन 3 प्रोसेस को अफेक्ट करती है। अब ये 3 प्रोसेस कैसे अफेक्ट कर रहे हैं सॉइल फर्टिलिटी को? सो इफ वी टॉक अबाउट सॉइल फर्टिलिटी, एज वी सी द डेफिनेशन, सॉइल फर्टिलिटी इज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट अमाउंट एंड सुटेबल प्रोपोर्शन। ये जो इनहेरेंट कैपेसिटी है सॉइल की, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना, नंबर 1 एडिक्वेट अमाउंट में, नंबर 2 सुटेबल प्रोपोर्शन में। ना तो कोई एसेंशियल अमाउंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, नहीं तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ना ही बहुत उसकी कमी हो, नहीं तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो सॉइल फर्टिलिटी कंसीडर इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल फॉर ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट एंड सुटेबल प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब अगर हम सॉइल फर्टिलिटी को हम मेजर करें, कि हमें किसी एरिया का सॉइल फर्टिलिटी मेजर करना है, तो देयर आर many parameters through which we assess soil fertility. अगर हमें किसी एरिया की सॉइल फर्टिलिटी बतानी है कि भाई हमें क्या सॉइल फर्टिलिटी है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो मेजर पैरामीटर हैं, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। व्हाट इज ऑर्गेनिक मैटर? नंबर 2, व्हाट इज द अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स? दीज आर 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स आर मोर, soil fertility is said to be high. Organic matter content is high, soil fertility is high. तो ये 2 मेजर पैरामीटर हैं। अब पीएच ने क्या किया, देखिए पीएच क्या होती है, एल्कलाइन है, तो इस कारण से न्यूट्रिएंट सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट करती है। तो जो मेटालिक कैटायंस हैं, FeCu, Mn, Zn, दे आर अवेलेबल एट लो पीएच, एसिडिक पीएच में अवेलेबल होते हैं। नाइट्रोजन एंड सल्फर आर रिलीज थ्रू मिनरलाइजेशन प्रोसेस, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दैट्स वाई देयर अवेलेबिलिटी रिड्यूसेस एज हाई पीएच। तो ऑर्गेनिक मैटर से जब मिनरलाइजेशन होता है थ्रू माइक्रो एक्टिविटी, उससे ही नाइट्रोजन और सल्फर रिलीज होते हैं। अब क्या होगा कि माइक्रो एक्टिविटी किस पे हाई होती है, पीएच 7 पे हाई होती है। 7 पीएच पे ही मैक्सिमम माइक्रो एक्टिविटी होगी, जिससे कि मैक्सिमम मिनरलाइजेशन प्रोसेस होता है। अब नाइट्रोजन सल्फर का जो मेन प्रोसेस है वो किससे है, मिनरलाइजेशन से है। सो मिनरलाइजेशन इज अफेक्टेड एट हाई पीएच। फास्फोरस एट हाई पीएच कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम फास्फेट, दैट्स व्हाई फास्फेट अवेलेबिलिटी इज रिड्यूसेस। पोटेशियम at high pH is replaced by calcium, magnesium, and there may be chances of leaching of potassium. So that's why potassium is not available at high pH. तो अभी हमने देखा मेजर न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल, फास्फोरस इज नॉट अवेलेबल, सल्फर इज नॉट अवेलेबल, पोटेशियम इज नॉट अवेलेबल, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंटेंट इज हाई। तो ये हाई पीएच पे कैल्शियम मैग्नीशियम कंटेंट हाई होगा। लेकिन FeCu, Mn, Zn जो मेटालिक कैटायंस हैं ये अवेलेबल नहीं होंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी लो पीएच पे होती है। तो इट मींस न्यूट्रिएंट सॉल्युबिलिटी, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट सॉल्युबल एट हाई पीएच, लेकिन मॉलिब्डेनम सॉल्युबल होगा। तो मॉलिब्डेनम अवेलेबल है, कैल्शियम अवेलेबल है, पोटेशियम मैग्नीशियम अवेलेबल है, सोडियम अवेलेबल है, लेकिन बाकी जो दूसरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब जो ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इज एडवर्सली अफेक्टेड। सो सॉइल फर्टिलिटी is poor due to high pH. This high pH due to poor leaching
एंड एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ बेस फॉर्मिंग कैटायंस। तो ये प्रोसेस अफेक्ट हुआ न्यूट्रिएंट सॉल्युबिलिटी वाला। हालांकि कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉल्युबल है हाई पीएच पे, जैसे मैंने बताया कैल्शियम मैग्नीशियम, लेकिन ओवरऑल अगर हम 70 न्यूट्रिएंट्स को देखें तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल एट हाई पीएच। मैक्सिमम न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इज एट न्यूट्रल पीएच। माइक्रोल एक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड, दैट्स वाई मिनरलाइजेशन इज अफेक्टेड। तो ये जब मिनरलाइजेशन नहीं होगा देन न्यूट्रिएंट्स आर नॉट रिलीज्ड, दे आर लॉक्ड इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जब उसका डिकम्पोजिशन होता है माइक्रोल एक्टिविटी से तब वो रिलीज होते हैं। अब ये प्रोसेस भी नहीं हो पा रहा है मिनरलाइजेशन का, क्योंकि माइक्रोल एक्टिविटी पुअर है। मिनरलाइजेशन प्रोसेस माइक्रोल एक्टिविटी से होता है, तो इट मीन्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट रिलीज्ड। सो दिस इज द रीजन दैट फर्टिलिटी इज पुअर। नाउ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन इज वेरी लो। अब उसका रीजन क्या होता है, देखिए जो ये हाई पीएच है, अब हाई पीएच पे हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो इट मीन्स फर्स्ट नंबर ऑल क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन एट हाई पीएच, मैक्सिमम क्रॉप रिक्वायर न्यूट्रल पीएच, so there is limited choice of crop, number 1. Number 2, there is moisture constraint, moisture की availability बहुत पुअर है, तो all crops cannot be grown, only drought tolerant crop can be grown. Number 3, soil fertility is already poor, nutrients availability is poor, so that's why overall productivity of crop is poor. अब ये देखिए ऑर्गेनिक मैटर आता कहाँ से, ऑर्गेनिक मैटर देखिए बायोमास से आता है, लीफ प्रोडक्शन से आता है, रूट बायोमास से आता है। तो जो लीफ का जो ये बायोमास है ये तो हमारा कहाँ यूज हो जाएगा, इकोनॉमिक पर्पज में। अब रूट्स ही केवल कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन बट रूट बायोमास प्रोडक्शन इज वेरी लेस, अभी मैंने जो रीजंस बताए उसके कारण से, तो ऑर्गेनिक मैटर एडिशन इज पुअर। सो दिस इज द रीजन दैट ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज इज वेरी लो, क्योंकि अब हम बहुत सारी क्रॉप नहीं ले सकते, डबल क्रॉपिंग नहीं कर सकते। दूसरा जो ऑर्गेनिक मैटर क्रॉप के थ्रू ऐड हो रहा है उसका भी प्रोडक्टिविटी लो है, उस कारण से ऐड नहीं हो पा रहा है। फिर ऑर्गेनिक मैटर ऐड कहाँ से होता है, ऑर्गेनिक मैटर एडिशन होता है FYM से, इट मीन्स लाइव स्टॉक इज रिक्वायर्ड। हमें डंग चाहिए तो उसके लिए हमें गाय भैंस कुछ पालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें फॉडर चाहिए, तभी हम उसको पाल सकते हैं लाइव स्टॉक को। लेकिन यहाँ क्रॉप का प्रोडक्शन ऑलरेडी कम है, तो फॉडर ग्रासेस तो और कम है इनका प्रोडक्शन, इस कारण से लाइव स्टॉक भी कम रहते हैं, तो FYM भी नहीं मिल पाता है, तो ये सोर्स भी खत्म हो गया। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन से ऑर्गेनिक मैटर एडिशन होता है वो बहुत कम है, FYM के थ्रू भी कम है क्योंकि लाइव स्टॉक बहुत कम है, फॉडर की प्रॉब्लम है। फिर किससे होगा ऑर्गेनिक मैटर एडिशन, ग्रीन मैन्योरिंग से होगा। अब ग्रीन मैन्योरिंग के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, क्योंकि इसको ग्रो करते हैं फिर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, लेकिन मॉइस्चर ऑलरेडी कांस्टेंट है, इतना मॉइस्चर ही नहीं होता उसमें, तो ग्रीन मैन्योरिंग के थ्रू भी नहीं हो पाती, तो बहुत ही कम ऑर्गेनिक मैटर एडिशन हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कांस्टेंट है कि ऑर्गेनिक मैटर एडिशन नहीं हो पा रहा। अगर ऑर्गेनिक मैटर एडिशन होने लगे इसमें, तो देखिए जो एल्कलिनिटी है वो भी कम होगी, और रिक्लेमेशन भी करता है एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो एक्टिविटी बढ़ेगी और पीएच जो है न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसका हमको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, दूसरे एफर्ट्स की ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ाएं। तो इस कारण से सॉइल फर्टिलिटी क्या है, पुअर है। अनदर कांस्टेंट क्या है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इन रूट जोन। सपोज न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल थ्रू मिनरलाइजेशन, थोड़ा बहुत मिनरलाइजेशन हुआ जिससे न्यूट्रिएंट अवेलेबल हुए, या हमने कोई फर्टिलाइजर डाला उससे भी कुछ अवेलेबल हुए, या हमने थोड़ा सा YM डाल दिया, क्रॉप रेजिड्यू थे उससे कुछ अवेलेबल हुए, बट देन दीज न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू रूट थ्रू वाटर। रूट्स जो है न्यूट्रिएंट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, उसके लिए मॉइस्चर चाहिए, वाटर चाहिए, पहले वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, उसका रूट अपटेक करती हैं। सो दे आर 3 प्रोसेस, मास फ्लो, न्यूट्रिएंट पानी में घुल जाता है और फिर पानी के साथ मूव करता है, वाटर इज रिक्वायर्ड। सेकंड इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन भी किसमें होता है, अपनी एनर्जी से, थर्मल एनर्जी से मूव करता है न्यूट्रिएंट, लेकिन उसके लिए भी मीडियम वाटर चाहिए, अगर वाटर नहीं होगा तो डिफ्यूजन नहीं होगा, तो वाटर की मॉइस्चर की कमी है तो डिफ्यूजन भी नहीं पड़ा। थर्ड है रूट इंटरसेप्शन एंड कॉन्टैक्ट एक्सचेंज, तो रूट की ग्रोथ होगी तभी वो रूट इंटरसेप्शन होगा, लेकिन रूट की ग्रोथ लिमिटेड है, नंबर 1। नंबर 2, जो रूट इंटरसेप्शन का जो कंट्रीब्यूशन है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में, हार्डली 1 to 2%, तो वैसे ही बहुत कम है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन इज ऑफ मास फ्लो एंड डिफ्यूजन, एंड फॉर these two process मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड। सो दैट्स वाई वाट एवर जो भी क्वांटिटी अवेलेबल है न्यूट्रिएंट की इज इन अवेलेबल फॉर्म इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर। सो दैट्स वाई सॉइल फर्टिलिटी इज पुअर। तो मैंने आपको क्या रीजंस बताए कि जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज हाई पीएच, इट इज फर्स्ट रीजन, एंड दिस हाई पीएच अफेक्ट दिस प्रोसेस। Number 2 is organic matter, low organic matter content, and number 3 is low soil moisture. So these reasons combinedly, collectively reduces soil
fertility. That's why more efforts are required to maintain soil fertility, particularly in arid and semi-arid regions. तो और regions में हम integrated nutrient management से हम nutrients को cover कर लेते हैं, green manuring से, cow dung से और प्रोसेस हैं. लेकिन यहाँ देखिए प्रॉब्लम है कि अगर हम बायो फर्टिलाइजर को भी यूज़ करते हैं तो बायो फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी इसलिए पुअर हो जाती है क्योंकि हाई पीएच और हाई पीएच पे बैक्टीरिया बहुत हाई पीएच पे वर्क नहीं करेगा. काउ डंग की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है. डंग की अवेलेबिलिटी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि लाइव स्टॉक नंबर बहुत कम है. नंबर कम क्यों है? क्योंकि वहाँ फॉडर की प्रॉब्लम है. क्रॉप के लिए ही एरिया नहीं मिल पा रहा है, हो रहा है, तो फॉडर के लिए बड़ा प्रॉब्लम है. ग्रीन मैन्योरिंग नहीं कर पा रहे हैं, मॉइस्चर नहीं है. फर्टिलाइजर हम इसलिए यूज़ नहीं कर पा रहे कि फार्मर की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इज़ वेरी पुअर, परचेस पावर इज़ वेरी पुअर. तो ये सारे रीजंस हैं. और लीचिंग जो सॉइल में जो वेदरिंग से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो साल्ट्स हैं, जो बेस फॉर्मिंग कैटायंस हैं, उनकी लीचिंग नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ लो प्रेसिपिटेशन. और लो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, थोड़ा बहुत जो भी लीच हो रहा है वो हाई टेम्परेचर की वजह से जो ओवर प्रेशर होता है फिर से रूट जोन में आते हैं. सो देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड लो सॉइल फर्टिलिटी ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स. तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों पर्टिकुलरली एरिड और सेमी एरिड रीजन की सॉइल फर्टिलिटी पुअर होगी. इसके मैंने आपको कई सारे रीजंस इसमें बताया. आई होप यू लाइक दिस लेक्चर. आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा. इसको फिर से सुने तो आपको ज़्यादा अच्छा और समझ में आएगा. तो हमको इसके सारे रीजंस पता होने चाहिए, लॉजिक साइंटिफिक फैक्ट्स पता होने चाहिए कि ऐसा क्यों है. आई होप आपने कोई लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.